बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता दें, 1993 मुंबई बम धमाकों के केस में मुंबई की टाडा कोर्ट की तरफ से फैसला आना शुरू हो गया है और खबर यह है कि मुस्तफा डोसा दोषी करार दे दिया गया है। धारा 302 हत्या और साजिश के तहत मुस्तफा डोसा दोषी करार दे दिया गया है। अबू सलेम का क्या होगा? एक बड़ी खबर आ रही है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में आज अबू सलेम समेत 7 आरोपियों पर मुंबई की विशेष टाडा अदालत अपना फैसला सुना रही है और अभी तक मुस्तफा डोसा समेत 4 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है और अभी अबू सलेम पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में अबू सलेम पर फैसला आ जाएगा। तो 1993 में मुंबई में जो सीरियल बम धमाके हुए थे, कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे और आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए, अभी भी फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 7 में से 4 आरोपियों को अदालत दोषी करार दे चुकी है, जिसमें से प्रमुख आरोपी मोहम्मद डोसा है। जो बाकी बचे 3 आरोपी हैं उनमें बड़ा नाम अबू सलेम का है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर में जो 7वें नंबर के आरोपी होंगे वो अबू सलेम के बारे में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वैसे जब अदालत ने अब से कुछ देर पहले अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी कि अभियोजन पक्ष जो है अपने केस को अदालत के सामने सिद्ध कर चुकी है। प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस, ऐसा अदालत में जज सानप ने फैसले को पढ़ते हुए शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि लगभग शायद सभी आरोपियों को अदालत दोषी करार देगी और मुस्तफा डोसा जो एक बड़ा नाम था उसके ऊपर यह आरोप साबित हो चुका है कि जो दुबई में मीटिंग्स हुई थी साजिश के लिए, उन मीटिंग्स में वो शामिल था। इसके अलावा जो हजारों किलो आईडीएक्स और गोला बारूद जो उसने भिजवाया था, जिसकी लैंडिंग मुंबई के पास रायगढ़ के दीघी जेट्टी पर हुई थी, उस तरह के आरोप भी उस पर साबित हो चुके हैं। इसके मुस्तफा डोसा के अलावा जो बाकी के 3 आरोपी हैं उनके ऊपर भी लगाए गए जो साजिश के आरोप थे, जो लैंडिंग के आरोप थे, जो मीटिंग्स में शामिल होने के आरोप थे, वे तमाम आरोप साबित हो चुके हैं अदालत के सामने, उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। तो कुल 7 में से 4 आरोपी दोषी माने गए हैं और बाकी के 3 आरोपी जिनमें कि अबू सलेम भी शामिल है उसका फैसला आना अभी बाकी है। किसी भी वक्त उनका फैसला आ सकता है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त अदालत परिसर में ही मौजूद हैं। आज जब अबू सलेम को अदालत में लाया गया तो अबू सलेम की बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा था कि वो काफी डरा हुआ है। उसने अपना सर मुंडवा रखा था। मुस्तफा डोसा भी काफी डरा हुआ लग रहा था। उसने हमारे सहयोगी अमेर राणे को बोला कि मुझे काफी टेंशन है इस ऑर्डर का, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये तमाम बातें उसने कही। जितेंद्र, थोड़ी देर में अबू सलेम पर फैसला आएगा, लेकिन मुस्तफा डोसा को लेकर जो फैसला सुनाया गया है उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि यही वो शख्स है जिस पर आरोप लगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अबू सलेम दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें, जो ताजा जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर, अबू सलेम दोषी करार दिया गया है 1993 ब्लास्ट केस में। तो एक बड़ा फैसला। 1993 में 257 लोगों की जान गई थी इन धमाकों में। एक के बाद एक कई धमाके हुए थे मुंबई में, मुंबई दहल गई थी। जितेंद्र दीक्षित के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, अबू सलेम को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, अबू सलेम को दोषी करार दे दिया है अदालत ने। ये सबसे बड़ी खबर आई है। अदालत से सभी की निगाहें टिकी हुई थी और आखिर में जो आरोप लगाए गए थे अबू सलेम के ऊपर, ये हमारे साथ गणेश ठाकुर बताइए कि अदालत ने क्या कहा दोषी ठहराते हुए। अदालत ने ये कहा कि जो भरूच से लेकर मुंबई तक जो कंसाइनमेंट व्हाइट मारुति वैन में लाया गया था, वो मारुति वैन का कंसाइनमेंट अबू सलेम ने लाया, उसके साथियों ने लाया और अबू सलेम ने ही AK-56 जो थी वो जो दूसरे लोगों तक पहुंचाई थी। आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचाने का इस पर चार्जेस था और इन्हीं चार्जेस के आधार पर जो है दोषी करार दिया और सरकारी पक्ष ने अपनी जो दलीलें थी वो सारी दलीलें अदालत ने मंजूर की है और अबू सलीम को दोषी पाया है। तो कुल मिलाकर अब तक कितने आरोपियों के खिलाफ अदालत ने फैसला सुना दिया? कुल मिलाकर 5 आरोपी हुए हैं। सबसे पहले मुस्तफा डोसा, उसके बाद फिरोज अब्दुल रशीद खान, उसके बाद ताहिर मर्चेंट और उसके बाद करीमुल्ला
और अब करीमुल्लाह शेख और अब अबू सलेम 5 हो गए। अभी कय्यूम जो है, कय्यूम के ऊपर जजमेंट अदालत की तरफ से आ रहा है। एक बहुत बड़ा फैसला ये कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इतने साल ये मामला चला। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण करके लाया गया और ये मामला चल रहा था। उस समय कई सारे आर्ग्यूमेंट्स या एक 12 साल से चल रहा था। बताइए, जब फैसला सुनाया गया उस दौरान अबू सलेम की भाव भंगिमा क्या थी, क्या बॉडी लैंग्वेज थी उसकी अदालत? अबू सलेम बेहद टेंस नजर आ रहा था। अबू सलेम, जैसे मैं बता रहा हूँ जितेंद्र, जब वो कोर्ट रूम में आया पहली बार हमने देखा कि इतना डरा हुआ, एक सहमा हुआ, किसी से बात नहीं कर रहा था वो। और जब फैसला सुना तब वो खड़ा हो गया था और खड़ा होकर पूरे वो ध्यान लगाकर जज की तरफ जो फैसला आ रहा है उस फैसले को सुन रहा था। अबू सलेम पढ़ा लिखा भी है, उसको इंग्लिश भी आती है, तो अबू सलेम सारी जानकारी ले रहा था और उसके साथ जो दूसरे आरोपी थे उनसे वो न बात करते हुए, कहीं नहीं देखते हुए सिर्फ जज की तरफ देख रहा था। और जैसे ही गिल्टी कहा गया, यानी जज ने ये कहा कि दोषी पाया जाता है अबू सलेम को, तो अबू सलेम का एक तरह से ब्रेकडाउन हो गया। वो थोड़ा पसीना भी आ गया था और अबू सलेम कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक जो बड़ा जजमेंट दिख रहा था जिसका डर था उसे कि उसके खिलाफ जाएगा, वैसा हो गया है। अबू सलेम, अब जो बारी आती है कि इन्हें दोषी तो करार दे दिया गया है, अब बारी आती है कि आखिर सजा क्या सुनाई जाएगी अबू सलेम को। तो ऐसे में अबू सलेम का मामला बाकी के जो 6 आरोपी हैं उनसे अलग है, क्योंकि अबू सलेम को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था और कई सारी शर्तें थी उस वक्त। जी बिल्कुल, जैसे एक शर्त यह है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल सकता है, फांसी की सजा नहीं मिल सकती है, दी जा सकती है, 25 साल के ऊपर की सजा नहीं हो सकती है और किसी दूसरे देश को प्रत्यार्पण उनका नहीं हो सकता है। तो कैपिटल पनिशमेंट इसमें आते नहीं है। हालांकि 302 की धारा है, कॉन्स्पिरेसी की धारा है। अगर कैपिटल पनिशमेंट के लिए सरकारी पक्ष पुश करना चाहता है तो दूसरे आरोपी के खिलाफ हो सकता है, अबू सलीम के खिलाफ नहीं। वही उम्र कैद आज की तारीख में 14 साल नहीं रहा है। जब तक उम्र कैद होती है, जब तक उम्र है तब तक उम्र कैद की सजा होती है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरह उसे देता है और क्या सजा देता है। लेकिन इन 3 जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस का पालन अदालत को करना होगा, यानी कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा। अब उम्र कैद की सजा मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो अदालत अब जो है आगे की प्रक्रिया ये है कि अदालत जो है जब 7 आरोपियों को एक बार उनका फैसला सुना देगी और अगर सभी आरोपी दोषी ठहरा दिए जाते हैं तो अगला कदम अदालत का ये होगा कि उनका फैसला सुनाया जाए, उनकी सजा सुनाई जाए। ऐसे में ये बताइए कि जो सजा सुनाने की प्रक्रिया है क्या वो आज ही पूरी हो जाएगी जो जिरह होती है, या आगे भी ये मामला और कुछ तारीखों तक चलेगा? जी देखिए, संभवता कम लग रही है क्योंकि अभी भी जज दूसरे 2 आरोपी हैं उनके बारे में जजमेंट दे रहे हैं। करीब आधा घंटा और जजमेंट के लग सकता है, 2 बजे ब्रेक होता है और आर्ग्यूमेंट 1 घंटा या आधे घंटे का आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। 7 आरोपियों के वकील आर्ग्यूमेंट करेंगे, सरकारी पक्ष ओपनिंग आर्गुमेंट करेगा कि क्या सजा होनी चाहिए और उसके ग्राउंड्स बताएगा। तो इसके लिए समय लग सकता है और आज ये सारी प्रक्रिया पूरा होगी ऐसा नहीं लगता है। तो संभव है कि ये 1-2 दिन आगे की तारीख को जा सकता है या जो तारीख आगे जज देता है उस तारीख को जगह होगी। उस आर्ग्यूमेंट पर भी, यानी सरकारी पक्ष को अपनी बात रखने का और बचाव पक्ष को अपनी बात रखने का जो है ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 7 आरोपी है, 7 आरोपी के वकील और सरकारी पक्ष 7 आरोपियों के बारे में ग्राउंड रखेगा। तो 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं लगती है, इसे समय लग सकता है। एक बार गणेश वापस से विस्तार से बताइए कि अबू सलेम के ऊपर क्या आरोप था और किन किन आरोपों को अदालत ने उसे दोषी ठहराते वक्त सही पाया? कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा जो होता है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा अबू सलेम को माना गया है। यानी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी मुंबई से लेकर दुबई, दुबई से लेकर पाकिस्तान और मुंबई में, उसका वो हिस्सा माना गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से भरूच गुजरात जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर जो आर्म्स एम्यूनिशन का कंसाइनमेंट पहुंचा था, जिसमें AK-56 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, उस कंसाइनमेंट को व्हाइट कलर की मारुति वैन में भरूच से मुंबई लाने तक का जो सफ़र था वो इसके सुपरविजन में तय हुआ था या पूरा किया गया था। इसके कहने पर करीमुल्लाह जैसे जो दूसरे आरोपी हैं उन्होंने कंसाइनमेंट मुंबई लाया। संजय दत्त तक कंसाइनमेंट यानी AK-56 3 राइफल पहुंचाने का आरोप भी अबू सलीम पर है। इसके अलावा जो मुंबई में कॉन्स्पिरेसी हुई, जो फैसिलिटेशन की बात होती है कि धमाके करने के लिए जो ज़रूरत लगती है या जो दंगों के बाद में एक अनरेस्ट पहुंचाने की कोशिश थी इस पूरे ग्रुप की, उस अनरेस्ट पहुंचाने की साजिश में ये शामिल था और उसी के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन इसने लाए थे। ये सारे आरोप इसके ऊपर हैं और इन्हीं आरोपों के तहत जो सरकारी पक्ष की दलील थी वो कोर्ट ने मंजूर की है, मानी है और अबू सलीम को दोषी पाया है। दूसरा बड़ा नाम मोहम्मद डोसा, उसे भी अदालत ने दोषी पाया है। ये बताइए कि थोड़ा सा विस्तार से जो संजय दत्त को हथियार दिया गया था उस बारे में किस तरह की भूमिका थी, वो उस बारे में बताइए। अभी तक जज ने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल ऑर्डर नहीं दिया है, बस कंसाइनमेंट के बारे में कहा है। लेकिन ये प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने प्रूव किया है कि जब कंसाइनमेंट आया तो अबू सलीम ने सारा कंसाइनमेंट अलग अलग लोगों तक पहुंचाया था। उसमें एक व्यक्ति संजय दत्त था। संजय दत्त ने कोर्ट में
टाडा कोर्ट में ये दलील दी थी कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए था, लेकिन अबू सलेम के पास से ही क्यों ये वहां पर बात पहुंची थी, इसी वजह से संजय दत्त को भी वहां दोषी पाया गया था। और अभी भी मुंबई में जो अनरेस्ट पहुंचाने की कोशिश करने का जो आरोप है या दंगा कराने की कोशिश का जो आरोप है, उन आरोपों के तहत अबू सलेम को जी हाँ, संजय दत्त की अगर मामले की बात करें तो संजय दत्त को 3 AK-56 राइफलें पहुंचाई गई थी गुजरात में आए हुए इस कंसाइनमेंट से। उसमें से 2 AK-56 राइफलें संजय दत्त ने वापस कर दी थी और एक AK-56 राइफल उसने अपने पास रखी थी। इसके अलावा एक पिस्टल अपने पास में उसने रखा था और इस आरोप के तहत टाडा और आर्म्स एक्ट का दोनों ही कानूनों के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था विशेष टाडा अदालत में, जहां पर टाडा के आरोपों से अदालत ने उसे बरी करते हुए 6 साल की सजा सुनाई थी। और बाद में आर्म्स एक्ट के तहत जब वो सुप्रीम कोर्ट में उसने सजा को चैलेंज किया तो सजा को घटाकर 5 साल का कर दिया गया और पिछले साल ही संजय दत्त जो है अपनी सजा को पूरी करके बाहर निकले हैं। और इस पूरे मामले में अबू सलेम एक अहम कड़ी था। अबू सलेम पहले 80 के दशक में दाऊद गिरोह के लिए बतौर ड्राइवर काम करता था। इसके बाद धीरे धीरे दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से उसकी करीबी बढ़ी और उसके साथ ही गैंग में उसका कद भी बढ़ता गया। लेकिन जो दाऊद का दूसरा साथी था छोटा शकील, उसके साथ अबू सलेम की नहीं जमती थी, कई मामलों में अनबन होती थी। और 1997 में जब कैसेट के एक बड़े उद्योगी गुलशन कुमार की अबू सलेम ने हत्या करवा दी बिना दाऊद की मर्जी से, तो उसके बाद दाऊद और अबू सलेम के बीच में मनमुटाव हो गया। अबू सलेम ने दाऊद का गिरोह छोड़ दिया और अपना खुद का गिरोह चलाने लग गया और वो यूरोप से ऑपरेट करता था। साल 2002 में पुर्तगाल के लिस्बन में उसकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि सीबीआई की ओर से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकलवा दिया गया था इंटरपोल के मार्फत। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण के लिए वहां पर मुकदमा चला और साल 2005 में अबू सलेम को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पुर्तगाल की सरकार को बहुत सारे कमिटमेंट्स देने पड़े भारत सरकार की ओर से। बहुत सारी शर्तें पुर्तगाल की सरकार ने रखी, जैसे कि अबू सलेम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, अबू सलेम को किसी तीसरे देश में प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की कैद की सजा नहीं सुनाई जाएगी। और जो 9 मामले भारत सरकार की ओर से पुर्तगाल सरकार के सामने रखे गए थे, उन 9 मामलों के अलावा किसी और मामले में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इन 9 मामलों में 2 मामले मुंबई पुलिस के थे, 4 मामले दिल्ली पुलिस के थे और 3 मामले सीबीआई के थे। अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम रहा है अबू सलेम। 90 के दशक में जो 5 बड़े गिरोह मुंबई में ऑपरेट करते थे, दाऊद का गिरोह, छोटा राजन का गिरोह, अरुण गौली का गिरोह, अश्विन नाइक का गिरोह और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा गिरोह अबू सलेम का हुआ करता था। तो अब अबू सलेम को दोषी ठहरा दिया गया है। अगर मान लीजिए कि 25 साल की भी सजा सुनाई जाती है अबू सलेम को, तो उसमें से 12 साल पहले ही अबू सलेम जो है जेल के भीतर काट चुका है और बाकी के 13 साल उसे जेल के भीतर काटने होंगे। लेकिन ये अभी साफ नहीं है क्योंकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर अभी बहस हुई नहीं है। उस बहस के बाद अदालत ये फैसला सुनाएगी कि अबू सलेम को कितनी सजा दी जानी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।